सैफुद्दीन सूज़ एक बहुत बड़ी शख्सियत। हाल ही में मैंने यूट्यूब में बहुत सारे बातें कही थी जो कि बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलकर बहुत क्लियरफाई भी हो सकती है और बहुत जो इनकी मोहब्बत का मुझे परवाना मिला और इनके जो पर्शियन ज़ुबान में भी इनकी दस्तखत है। अंग्रेज़ी में इनकी किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल मेरे हाथ में है। इससे पहले भी इनकी किताबें आई और भी आने वाली है। मेरी अपनी किताब, मेरा अपना एक नावल जो इंटरनेशनल लेवल पे आने वाली है, कश्मीर बियर्स थ्रोन, जो कि मेरे ख्याल में जुलाई में आने वाला है। कश्मीर बियर्स थ्रोन। सो वो बिल्कुल जुलाई में मुझे लग रहा है। तो वो भी, और मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू भी जो आपके साथ होगी एक काम आ जाएगी कश्मीर को समझने के लिए। बिकॉज कश्मीर को कौन समझा सकता है? कश्मीर में जो तबाही बर्बादी, ये जो सब कुछ हो गया, कोई शख्सियत है जो कि बहुत चीज़ों से वाकिफ है। जनाब सूज़ साहब, आपकी किताब यानी सिर्फ आज आपने किताब लिखी, इससे पहले भी लिखी और आप खुद ब्यूरोक्रेसी में रहे, जैसे मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा। आप बोर्ड के चेयरमैन रहे, जो आपका रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जब मैं प्रेसिडेंट वहाँ का कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का था, तो वो भी मुझे तकरीबन क्लोजली याद है। बहुत सारे ऐसे मेरी यूट्यूब में भी उठे होंगे। और उससे पहले दुलत साहब ने भी एक किताब लिखी, जो दुलत साहब ने लिखी, उसी पे एक्चुअली वो मेरा यूट्यूब भी था। जो दुलत ने कहा था, जो दुलत का ज़माना था, तो वो इस तरह पेश कर रहा है डेमोक्रेसी को कि जनाब मैं चीफ मिनिस्टर उमर फारूक को बनाने जा रहा हूँ, मौलाना उमर फारूक यंग बॉय, उसको मैं जी चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहा हूँ। मैं जी उमर अब्दुल्ला को बनाने जा रहा हूँ। मैंने जी मुफ्ती मोहम्मद सईद को और फारूक अब्दुल्ला को एक साथ कमरे में बिठाया और उनको कुछ बोतले शोतले, वो जो भी, वो हम बात नहीं करेंगे उन पर, लेकिन उसने तो अपने किताबों में और इंटरव्यू में कहा। लेकिन सैफुद्दीन सूज़ साहब, आपका दो पहलू है। एक पहलू आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा पहलू आपका हिस्टोरिकल, दूसरा पहलू आपका कश्मीर का नजरिया। आपने 90 में भी किताब लिखी, आज भी किताब लिख रहे हैं। और आप, मैंने सुना कि आप सरदार पटेल पे भी कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। तो मैं उस पे बात करूं कि भाई ये मुझे पढ़नी है, इस पे मुझे बाज़ाब्ता मैं यूट्यूब में इस पे तज़किया करने वाला। सरदार पटेल ने कश्मीर को तबाह किया कि कश्मीर को बनाया? सरदार पटेल को हमारी बात से इस वक्त बाहर रखें तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, एक सवाल आपका है, इसमें ज़रूर जवाब दूंगा। सरदार पटेल ने मेरी रिसर्च के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान को पेश किया। अच्छा। मगर उसमें लियाकत अली खान का वो है, काफ़ी पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े मुफक्किरीन हैं जिन्होंने लियाकत अली खान को काफ़ी रन डाउन किया। चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, या सरदार शौकत हयात खान, इब्न भुट्टो, उन्होंने एक तरह से लियाकत अली खान को बताया कि आपने ज़ाया कर दिया। सरदार पटेल ने, मान लीजिए उनके नुक्ते निगाह, सरदार पटेल ने कश्मीर पाकिस्तान को दिया। क्यों दिया? कि सरदार पटेल का ख्याल था कि हमने पार्टीशन को, तक़सीम हिंद को इस उसूल पर माना है कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है और कंटिग्यूस है, मिलता है उनका इलाका हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान को, उसी के मुताबिक उनका इल्हाक होना चाहिए। और ये वेल रिसर्च है कि जब एक्सेशन हुआ तो सरदार पटेल खुश नहीं था, क्योंकि उसके नज़रिए में ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोस्त रहना चाहिए। और आज मुझे नज़र आता है सरदार पटेल उस लिहाज से कितने बड़े मुफक्किर थे। तो उन्होंने बनाया हिंदुस्तान को, मॉडर्न इंडिया को, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। इसलिए महात्मा गांधी ने दोनों को अपने साथ रखा। नेहरू को हमेशा दाहिनी तरफ, क्योंकि वर्ल्ड विजन था, सरदार पटेल को बाएं तरफ,
हमेशा उसी पोजीशन में रहे, लेकिन दोनों को कहा, नेशन को इशारा दिया कि ये दो नए हिंदुस्तान के मेमार हैं। सही बात। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, सरदार पटेल ने जानबूझकर सोच समझकर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन 1 नवंबर 49 को पाकिस्तान चले गए लियाकत अली खान को बताने के लिए, डोंट टॉक ऑफ हैदराबाद एंड जूनागढ़। वो तो हिंदुस्तान का जिस्म में जो पेट होता है वो नहीं हो सकता है, वो अहमकानापन होगा, लेकिन कश्मीर को ले लो। और लियाकत अली खान ने अपने तरीके से सियासत चलाई। तब लंडी कोटल में भुट्टो ने, इसमें मैंने जिक्र किया है, नूरानी साहब ने इस पर तबसरा किया है, द स्टोरी ऑफ 2 स्टेट्स। उसमें नूरानी ने बता दिया कि सरदार पटेल ने कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन लियाकत अली की सियासत में न सिर्फ है कि पाकिस्तान को जूनागढ़ और हैदराबाद नहीं मिला, बल्कि कश्मीर भी नहीं मिला। उसकी जिम्मेदारी न सिर्फ नूरानी बल्कि बहुत सारे राइटर, जिसमें चौधरी मोहम्मद अली भी है, तो उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी लियाकत अली खान पर, लेकिन सरदार पटेल की सोच को सही माना। अब ये तारीख का है। हाँ बिल्कुल, हम हिंदुस्तान में रहे तो ठीक एक बात मुझे आपकी इससे बात याद आ गई। जगमोहन रैना सरदारों के इस वक्त बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, वो जगजीवन राम से मिले थे इसी तरह जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। जगमोहन रैना उस वक्त जगजीवन राम हयात थे और मीरा कुमारी जो ये थी साहिबजादी, वो वहीं बैठी थी, जो स्पीकर भी रही है। तो जगमोहन रैना को जगजीवन राम ने कहा है कि इट वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिसने नेहरू को एडवाइस किया कि जनाब उरी पे रुको और वो पार्ट मेरा वोट बैंक नहीं है, वो पार्ट उधर ही छोड़ो। आपका इसमें कुछ तजिया है कि मेरे ख्याल में वो गलत कह रहे हैं, क्या है, व्हाट इज एक्चुअल, बिकॉज हिस्ट्री से आप वाकिफ हैं। नहीं, कुछ और लोगों ने भी ये शेख साहब से मंसूब किया है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और पंडित नेहरू का भी सीज फायर अचानक वो होना, उस पे तो सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू के साथ बाद में मुतफिक नहीं था कि जंग को रोका गया, लेकिन वो मुतफिक नहीं थे। बाद में उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन बाद में उन्होंने उस कमेंट को ज्यादा बढ़ाया नहीं। लेकिन आमतौर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इमा पर या किसी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को देखकर दुबेल में जंग रोक दी। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि सरदार पटेल का ख्याल था कि आगे बढ़कर पूरी रियासत को करना चाहिए था। पाकिस्तान के कुछ लोग वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मज़ामत होती वो इम्पॉसिबल था। वो हम अगली तारीख पर छोड़ देते, लोग क्या सोचते हैं अगली सही, लेकिन आपसे जरूर, क्योंकि एक एक वर्ड आपका मैटर कर रहा है। और दुमेल का जो जिक्र आपने किया, मैंने भी वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है 1937 में 1937 में दुमेल से जनरल महीती आ रहा था, जो कि बड़ा एतकादी था और आबी वक्फ बोर्ड में, कश्मीर के वक्फ बोर्ड में बड़े अहम हिस्सा किया है। कहते हैं कि वो ट्रंक ज्वेल्स के भरे हुए थे, जो कि तोशखाना में गए, बड़े 9 ट्रंक थे भरे हुए, जो कि दुमेल में पकड़े गए। और फिर वो यहाँ उस वक्त दुमेल से जो काशगर से आ रही थी एक टीम, जो कि एतकादी थे, हनफी थे, उनको वो डिवोट करना था यहाँ के लोकल हनफी श्राइन में, लेकिन वो ले गए उस वक्त महाराजा के, उस वक्त महाराजा का जमाना था, उस वक्त डेमोक्रेटिक जमाना नहीं था, ऑटोक्रेटिक का था। और अभी तक वो तोशखाना में है, अभी तक 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन। हाँ, ये सही, इसीलिए मुझे याद आया दुमेल पर कि जो ये डिवीजन हुआ, जैसे आज ज़ेलेंस्की कहता है मैं डिवीजन नहीं होने दूंगा यूक्रेन का, मैं नहीं हिस्सा करने दूंगा। जो कश्मीर के टुकड़े हुए 47 में, आप फील कर रहे हैं कि गलत हुआ? नहीं, ये तो बिकॉज आप उससे पहले भी आपने किताब लिखी, नहीं सुनिए, बिकॉज टेरिटरी हमारी, गिलगित हमारा, नहीं सुनिए, ये सारा हमारा, हुंजा हमारा, दुरान लाइन तक हम
काशगर तक हम। इसमें मुझे लगता है कि कुलदीप नायर की राय जो है, उसने द अदर किताब में लिखा कि ये कार्रवाई यहाँ हुई, अगर पाकिस्तान ने पेशेंस दिखाई होती तो ये नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रेडर्स भेज दिए और रेडर से यहाँ की सियासी जमात खुसरम शेख मोहम्मद वो बहुत नाराज़ हो गए, तो उससे प्रेसिपिटेट हो गया। और उस वक़्त फिर शेख साहब ने महाराजा हरी सिंह के दस्तावेजी इलाक़ को तवसीक की। अच्छा, तो शेख मोहम्मद कुलदीप नायर का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने सब्र से काम लिया होता, रेडर्स नहीं भेज दिए होते, तो कश्मीर शायद पाकिस्तान का ही हिस्सा होता, आराम से मिला होता। ये कुलदीप नायर की राय है, मगर हमारे लिए ज़रूरी नहीं उसकी राय मानी। अब जो हुआ मतलब तकसीम हो गया। वो कुछ लोग कहते हैं कि शेख साहब ने कहा कि हमारे कल्चर के साथ ममासलत नहीं है, तो ये हम रिसर्चर्स पर छोड़ेंगे। नहीं, रिसर्च, और आपकी भी रिसर्च है जनाब, मेरा है आपका एक एक चैप्टर मेरे सामने इस वक्त। ये हिल्टन, वो उसका है द मोस्ट क्रेडिबल नरेटर, जो ह्यून सॉन्ग का आपने लिखा, ह्यून सॉन्ग का जो, क्योंकि मैं गया हूँ ह्यून सॉन्ग की वो काशगर सराय है यहाँ सफा कदल में। जब ह्यून सॉन्ग ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन इज इन कश्मीर, क्वालिटी एजुकेशन। कश्मीर आज का नहीं है, यहाँ के 5000 साल की सहूलियत। और आपका भी मुझे याद है, मैं भी ब्यूरोक्रेट रहा और मैंने भी, और मैं इससे पहले भी आपसे ये कह रहा था कि जो चीज़ें कहने के लायक हो वो तमाम लोगों पर पहुंचनी चाहिए। जब आप वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, यू गेव द आइडिया, यू वेंट, जो यहाँ तुलबुल बैराज है, मेरे ख्याल में उन दिन काजी आए थे पाकिस्तान के, यू ब्रॉट दैट, जो सेक्रेटरी वो था इसका वाटर रिसोर्सेज का, आपने उनको यहाँ लाया और आपने ये आइडिया दिया जो नेविगेशन कश्मीर की होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज होने। इवन मेरे ख्याल में एक दफ़ा आपने एक तकरीर में भी कहा कि नालेमर रोड वाज रॉन्ग। नालेमर रोड जो आउटलेट वाटर था, जो वाटर बॉडीज को, कश्मीर इज अ हाइड्रो पावर हैज बीन डिप्राइव्ड टू कश्मीर। आपको क्या लग रहा है इस वक्त? पहले तो आप मिनिस्टर थे, आज क्या लग रहा है? हमसे जुल्म हुआ, जो हमारा हाइड्रो हमसे छीना गया। नहीं, हाइड्रो पावर अब भी रहेगा, इसका अच्छा यूज़ होना चाहिए, लेकिन ये है कि मेरा पॉइंट ये था, उनकी तरफ से बड़े अच्छे मंजे हुए पाकिस्तान से ब्यूरोक्रेट आ गए थे, सैयद अजमल शाह, उन्होंने मेरे साथ ही बात की। वो उसमें वो सेक्रेटरी लेवल के अफसर थे, बड़े काबिल। उनको पाकिस्तान में माना जाता था कि वो बहुत ही ज़बरदस्त माहिर है वाटर रिसोर्स के। तो उनको मैंने कहा कि पानी बहता है आपकी तरफ, हमारे दरमियान, हमारे पास जब है तो हम ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी, ये बड़ी अच्छी ट्रीटी है। इसको इज इट गुड? वेरी गुड। मेरे ख्याल में हमसे, हमारे इस पार्ट से नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, देखिए एक बात है, आप ले लीजिए पानी का फ़ायदा जो आप ले सकते हैं इरिगेशन के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन पानी को बिखेरिए नहीं। मसलन मैं इसका बड़ा खिलाफ था कि जब मैं मिनिस्टर था 5 बरस वाटर रिसोर्स का, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इस पानी को हम पंजाब में फैलाएं, जम्मू कश्मीर में फैलाएं। एक तो सैलाब का खतरा रहेगा, दूसरा ये इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ होगा। मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को भी समझाया कि मैं ट्रीटी को ज़बरदस्त हिमायत दे रहा हूँ, बिकॉज हिंदुस्तान इस पानी से फ़ायदा उठा रहा है, इरिगेशन का ज़बरदस्त फ़ायदा और बिजली का भी। और फिर जब जहरम नीचे चला जाता है और पानी वहाँ से रावी से जाता है, तो पाकिस्तान भरपूर इसका इस्तेमाल करता है, तब ये समुद्र में बहता है। तो पाकिस्तान को एडवांटेज लेने दे दीजिए, हमसे जो एडवांटेज लेना है हमको अपने हिस्से में ले लीजिए। चुनाची बैराज हमने बनाया, जैसा आप देखे हैं, कितना बागड़ा, कितनी बड़ी दौलत है हमारे। आस्थान शरीफ भी है तुलबुल शाह साहब। हाँ, तो तुलबुल के नाम पर ही है बैराज। हाँ, वो तो यहाँ का बना। बिल्कुल। अच्छा, उनका मैं उनका कहता हूँ जो बागड़ा है, बागड़ा डैम। तो ये बड़ा फ़ायदा है हमको इंडस वाटर ट्रीटी का। इस
ट्रीटी के खिलाफ हमारे यहाँ कुछ हो जाए गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दिस ट्रीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। और मेरे वक्त में जो पाकिस्तान के लोग आए यहाँ, उनको मैंने मुतमईन कर दिया कि हिंदुस्तान इस पानी को उसी हद तक इस्तेमाल करता है जो ट्रीटी है। ये सामने मेरी टेबल पर ट्रीटी के कागजात थे। तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा कहा, खून और पानी हम बहने नहीं देंगे उधर। तो उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में कहा होगा, मुझे नहीं मालूम। मगर एक बात है, नहीं मतलब आपने तो स्टडी किया है। एक बात है कि जो सिंध की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये बहुत ही स्टेबल ट्रीटी है और ये पायदार ट्रीटी है। इससे हिंदुस्तान को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। इसमें कोई तंग नज़री से पानी का गलत इस्तेमाल का गलत होगा। वी मस्ट रिमेन अलर्ट दैट वट एवर जो हमको फ़ायदा है वो हम ले लेंगे, जायज़ फ़ायदा। जो पाकिस्तान को फ़ायदा है पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती में जो संग मील है, उनमें इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर ही है, वाटर भी एक है, बहुत बड़ा वाटर भी एक रवादारी है, बॉर्डर में फसाद नहीं होना चाहिए, हमसायगी है, नेबर्स कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। एक जो मैंने भी जिक्र किया था यूट्यूब में, लेकिन आपके मुंह से एक बहुत अच्छी बात आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एक कंट्रोवर्सी अभी तक है और अभी तक लोग कह रहे हैं कि जनाब सैफुद्दीन सोज साहब एक वोट से वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरा दी। एक अरब की वोट थी, एक अरब वोट थे, और सैफुद्दीन सोज साहब जो यहाँ के वक्फ बोर्ड में ही ये फैसला हुआ या कहाँ हुआ, या यू आर पार्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोबेबली एट द टाइम, प्रोबेबली वाज इट सॉर्ट ऑफ ए कंसेंसस ऑफ कश्मीर कि आपको ये करना चाहिए? नहीं, देखिए आप मेरे अजीज़ हैं, दानिश्वर हैं। हाँ बिल्कुल। मैं एक फीलिंग जो मेरी अंदर है वो एक मतलब मैं उसको सुकेड़ने नहीं दूंगा। जो है तो इसका बहाव होना चाहिए। सही बात। यानी जो मेरे ख्यालात है इसका इजहार होना चाहिए। तो मैंने नेचुरल अंदाज से उस वक्त सोचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे साथ चल नहीं सकती। वजह यह है कि एक कंप्रोमाइज़ किया था एक बरस पहले जब स्पीकर को चुनना था। फिर मैंने देखा कि ये कुदरती मेरी राह अलग हो रही है। वजह क्या है कि कुछ मजबूरी थी फारूक साहब की। किसी ने कहा कि वो उमर साहब को मिनिस्टर, ये वोट के लिए नहीं था, इट वाज नॉट फॉर वन वोट। सुनिए, फारूक किसी ने मुझे बहुत लोगों ने बताया उस वक्त कि वो उमर साहब को मिनिस्टर बनाना चाहता। कौन था? फारूक अब्दुल्ला साहब। ओके। तो इसलिए उनको मेरे साथ लड़ाई जरूर करना चाहिए। अच्छा, और मैं तैयार पर था। इट वाज उमर अब्दुल्ला वर्सेस आपका। नहीं, ऐसा देखिए बताया गया उस जमाने में, लिखा भी गया, और ये लिखा भी गया आप ही क्या कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो मेरे साथ लड़ाई शुरू की, ये इस वजह से था कि उनको उमर साहब को बनाना था आगे मिनिस्टर वगैरह। और मेरा उसमें कोई मलाल नहीं है, बिकॉज वन शुड कोई चीज़ें आपको दिमाग में सारी चीज़ नहीं रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप खुद दानिश्वर नहीं, मैं तो आपसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती है। क्योंकि मैं आपके एब्सेंस में कुछ बोलूं वो भी गलत बात है। नहीं, आपके सामने बोलें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा ताल्लुक एजुकेशन से रहा है, तो वो एजुकेशन में एक फिलॉसफी ये है, ट्रू लर्निंग इज जुडिशियस फॉरगेटिंग। अगर आप अच्छे आलिम बनना चाहते हैं, सही बात है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को आप बोझल नहीं बना सकते। तब दिमाग में कुछ यू आर सैटिस्फाइड विद दैट वो कि यू फील आपको मजबूर किया गया इस पावर स्ट्रगल में। मैं यही कहता था, तब आपको कुछ भूलना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये भूल नहीं, उस वक्त ये है कि फारूक साहब की मजबूरी थी, मगर मैं तो तैयार था ज़हनी तौर कि मुझे कहा गया कि आप बीजेपी के हक में वोट दे दीजिए। ओके। फारूक साहब के लिए वो लाजमी था, क्योंकि वो अटल बिहारी के साथ जाना चाहता था। लोगों ने कहा कि ये उमर साहब को मिनिस्टर बनाना चाहता। मैंने दिल में सोचा कि मेरा वक्त पूरा हो गया, फिर मैं अटल जी को पसंद करता था। वो मेरी तकरीर है 17 अप्रैल में मैंने जब तकरीर की, मैंने कहा अटल जी, आपका चेहरा मुझे बड़ा पसंद है। आप गलत पार्टी में हैं, आरएसएस में, आपको इस पार्टी से निकलना चाहिए। यू बिलोंग टू अस,
आपका चेहरा बड़ा मासूम खूबसूरत चेहरा, मैं आपकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि आप गोलवालकर को मानते हैं जो मुसलमानों को शहरी भी नहीं मानता हिंदुस्तान का। मैं ये दोगलापन नहीं रखूँगा। मैं आज आपके मोशन के खिलाफ जो आपने मूव कर दिया है हिमायत के लिए, मैं इसके खिलाफ वोट दूंगा। गोया मैं आपके लिए नहीं, मेरा जो इख्तलाफ है वो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ है। वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन में बोले, उन्होंने वोट लिए हैं बीजेपी के खिलाफ, और यहाँ वो बीजेपी को हिमायत करते हैं, ये मैं नहीं मान सकता। और सेम जो पीडीपी ने किया, पता नहीं, हाँ बाद में जो मैंने कहा उनको कि अटल जी, वन कैन फाइट वन्स फादर, वन कैन फाइट वन्स मदर, वन कैन नॉट फाइट कॉन्शियंस ऑल द टाइम। मेरा ज़मीर कहता है कि आप गलत पार्टी में हैं, जो पार्टी मुसलमानों को शहरी नहीं मानती, और मैं आरएसएस को वोट नहीं दे सकता। आपकी मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी, मगर मेरी मजबूरी आप समझ लीजिए। सन्नाटा था पार्लियामेंट में, और वो तकरीर अब भी है। उस वक्त फारूक साहब की मजबूरी होगी, मगर मेरी ज़िंदगी का अहम दिन वो है जब मेरे एक वोट, देखिए टिकर होता है वहाँ, मशीन में आ गया 9 वोटों से लोकसभा बंक हो गई, एतमाद का वोट ख़त्म हो गया। बाद में कुछ पर्चियाँ भेजते हैं, बूढ़े लोग जल्दी नहीं मशीन दबा सकते हैं, इसलिए वो करना पड़ता है। इसलिए जब स्पीकर ने ऑर्डर किया कि ये गिनो अच्छी तरह से, गिनने के बाद एक वोट से और नहीं, शोर नहीं कहा, 2 आवाजें, लालू प्रसाद उठा, वो भी रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा सोच की जाए हो, तो ये हाँ देता है। और दूसरे बात रंगाराजन उठा जो मिनिस्टर था, उसने कहा सोच ने जबू दिया। फिर बाहर 400 जर्नलिस्ट थे, तो मैं उस रात को, उस दिन को तो हीरो था, और मैंने उनको कहा कि फारूक साहब को कोई अथॉरिटी नहीं थी बीजेपी को वोट देने की, और मैंने अपने ज़मीर को माना और मैंने कश्मीरी की लाज रखी। उन्होंने मुझे वोट दिया था और उन्होंने आरएसएस के खिलाफ दिया था। आज मैंने अपनी वफादारी कश्मीरी अवाम के साथ पूरी कर दी। कोई जगह नहीं थी, सारे एमपी बंद हो गए क्योंकि आगे बढ़ गया, और वो तो तारीखी दिन था। और मुझे खुशी है, मुझे खुदा ने जुर्रत दे दी थी सच्चाई के लिए, और उसी राह पर अब भी हूँ। मैं कश्मीरी के खिलाफ नहीं जा सकता। आज जो सेंटर यहाँ कर रहा है, मैं उस पॉलिसी के खिलाफ हूँ, और मैं कश्मीरी लोगों के साथ हूँ। जब कश्मीरी कुछ नहीं करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, मैं दिल में खुश होता हूँ। जनाब सोज साहब कि लोग, उन लोगों से, उन शख्सियत जैसे मौलाना मसूदी, उस पर आप किताब लिख रहे हैं। हाँ। आप किताब लिख रहे हैं, जो मैंने सुना। हाँ। मौलाना मसूदी भी एक ऐसी शख्सियत थे जिसको बाद में मारा गया। He was shot dead. He was shot dead. बदकिस्मती से। लेकिन मौलाना मसूदी का अगर हम 1930 से शुरू करें, 30 से कश्मीर में क्या हुआ, तो मौलाना मसूदी वॉज पार्टी टू एवरीथिंग। वो हर एक चीज जानता था, उसको हर एक चीज से वाकिफ थे। इवन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक दफा वहां पर लाल चौक में कहा कि उसके बारे में, उसकी दाढ़ी के बारे में बहुत गलत जो नहीं कहने चाहिए, और मैं जुर्रत भी नहीं करूंगा जो मौलाना मसूदी के बारे में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उसकी दाढ़ी के एक एक तिनके के बारे में कहा। लेकिन मौलाना मसूदी वॉज ए मेंबर पार्लियामेंट ऑल्सो विदाउट वोट। हाँ, शुरू में नॉमिनेटेड थे ना। He was nominated. He was nominated without vote in the parliament. But you were with the vote. Yes, elected. With the vote. Elected. You were elected. उस वक्त कितने % वोट आए, that's a different thing. उस दूसरी बात, but you were nominated. और जब उस जमाने में पूरी वोटिंग से वोट थी, उसके बाद वो जमाना आ गया जब यहाँ मिलिटेंसी आ गई। उसके नहीं, आपकी टाइम पे तो नहीं, उस वक्त भी मिलिटेंसी थी। उस वक्त परसेंट, मगर इलेक्शन व्हाट वाज द वोट परसेंटेज? वोट परसेंटेज उस इलेक्शन में जो 99 का था, कम थी। मेरा ख्याल है 38%, यहाँ पर था 36% अनंतनाग पे था। यस। सो मगर इलेक्शन ठीक हुआ, इलेक्शन नहीं हुई। तो ये पॉइंट जरूरी था आपके साथ बात करने, क्योंकि जो दुलत साहब, उसी पे तो ये बात होगी, उसी पे जो यूट्यूब भी बना। तो दुलत साहब की जो
ये इंटरव्यू दिया उसने, और वो भी यूट्यूब में इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इट वाज ही पॉइंट्समैन जो लोगों को बनाता था। और अब भी ही इज टेलिंग, आई फील आई एम गोइंग टू मेक 2 चीफ मिनिस्टर्स। एक चीफ मिनिस्टर होगा उमर अब्दुल्ला, दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा उमर फारूक, डबल उमर। सो ही इज गिविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल उमर। व्हाट इज योर फीलिंग? और इसी पे मैं कंक्लूड करूंगा। डू यू थिंक जैसे डबल फारूक रहा, अब डबल उमर की गवर्नमेंट आने वाले हैं? वो तो अब्दुल्ला साहब, मैं उनको जानता हूँ, उमर फारूक को भी जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मगर एक बात है कि ये कहना कि मैं ये करूँगा, ये मैं जो है ये एक लिहाज से डेमोक्रेसी के खिलाफ है। नो, इसमें अनानियत मजबूत हो जाती है, अनानियत से बिगाड़। बहुत अच्छा, बहुत ये तो डेमोक्रेटिक है। कश्मीरी ने वोट दिया, किसी मौके पर कम दिया, मगर उन्हीं के वोट से बना हंडू साहब भी, मैं भी। बिल्कुल। ये कहना कि किसी की ताकत से वो घर में गया उमर को बनाएगा, दूसरे उमर को बनाएगा, ये गलत है मेरी नज़र में। ये जमहूरी अमल है, और जमहूरी अमल में लोग जिसको बनाएंगे वही बनेगा। अच्छा जनाब, जब कश्मीर की मोहब्बत की बात हो, लास्ट पॉइंट, कश्मीरी पंडित भी कश्मीरी है। हाँ। कश्मीर, जब आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों की भी बात हाँ, है। बिल्कुल। तो कश्मीरी, आप नहीं फील कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही है तब तक यहाँ इलेक्शन ही मत कराओ जब तक कश्मीरी पंडित यहाँ वापस ना आए? व्हाट इज योर फीलिंग? आपने बहुत ज़बरदस्त ये सवाल किया जिसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। आज मैंने एक पजनू साहब को बुलाया था सफ़ा कदर से, उनके वालिद साहब मेरे दोस्त होते थे। मैं कश्मीरी पंडितों पर लिखने वाला हूँ। आज मेरे पास, मैं आपको दूसरे मौके पर लाइब्रेरी में ले जाऊँगा, वहाँ आप देखें कि मैंने कश्मीरी पंडितों पर बहुत काम किया है। मेरा इरादा है कि मैं हर टेम्पल में जाऊँगा। अभी मैं श्रीनगर और गांदरबल के मंदिरों में गया। खीर भवानी आप गए? खीर भवानी तो पहले गया, अभी नहीं गया। तो मैंने क्या देखा, आपको मैं बताऊं, आपको खुशी हो जाएगी कि कश्मीर के मुसलमानों ने मंदिरों को सलामत रखा है, रखवाली की। सही बात। ये मैंने अडवाणी जी को भी कहा था लाबी में कि आपने गलत सुना, आप कहते हज़ारों मंदिर, वहाँ 1000 कहाँ हैं, वहाँ मुश्किल से 400 मंदिर होंगे, वो सब सलामत है और मुसलमान रखवाले हैं उनके। और मैं आपको बताऊं कि मैं इधर गया, सफ़ा कदल में, नवा कदल में मंदिर देखी। उसके बाद मैं गांदरबल गया सन 15 में, वहाँ वास्कोरा गया, मनीगाम गया। और मैं आपको बताऊं, वास्कोरा में जो है कश्मीरी मुसलमानों ने मंदिर की रखवाली की। मुश्किल ज़माने में जब मिलिटेंट आते थे, हमला करना चाहते, वो उनको हाथ जोड़ते थे, ये हमारे भाई हैं, आज नहीं है यहाँ, ये इस्लाम नहीं मानता। और वास्कोरा और मनीगाम के लोग जीत गए और उनको कहा मंदिरों के साथ मत छेड़ो। ये एक सरमाया, हमारा हेरिटेज है। सही बात। ये उसने काम किया है जो अनपढ़, हमारी नज़र, उसने कोई कॉलेज डिग्री नहीं पाई है, सीधा साधा कश्मीर का मुसलमान। और आज के दिन जब मैं आपको, मेरा इरादा है मैं हर मंदिर को देखूंगा। और आपको खुशी होगी इस वक्त आपकी किताब से, जो आपको मैं इस वक्त एक ऐसी, ये ज़रूरी था आपसे, ज़रूरी है गुफ्तगू करना। मुझे ये इस किताब को पढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद आती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि ये जो है ना शंकराचार्य, हाँ, और तख्ते सुलेमान, हाँ, ही इज राइटिंग कि तख्ते सुलेमान, बिकॉज मुसलमान तो वो कहते हैं कि तख्त में हजरत सुलेमान यहाँ आए। हाँ। तो वहाँ उसकी गोद में शंकराचार्य मंदिर है। तो उसने लिखा कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस ऑफ कश्मीर। तो हमारी रिवायात में है, क्योंकि यकजहती कश्मीरियों ने कभी, मेरे ख्याल में एक गलत बात होती है कि जैसे 90 में कश्मीरी मुसलमान जिम्मेदार थे, मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे, एक सेक्शन था। हाँ होगा, उनको फ्रिंज एलिमेंट कहिए, लेकिन कश्मीर के मुसलमान और कश्मीर के पंडित एक साथ रहे हैं। और इसका सुनहरी ज़माना वर्षा का ज़माना था। और आज हम एजाज़ हासिल कर सकते हैं। हमारे जो वली कामिल हैं, हमारे जो नेशनल सेंट है
हजरत शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन नूरानी, हाँ, उनके इंस्पायरेशन से, मुझे मौका मिला पना बादशाह के इंस्पायरेशन से। तो हम एक लिहाज से हमारी तारीख में ये मिली जुली तहजीब है, हम एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। और इसका एजाज तो हमको महजूर ने समझाया, इसीलिए उसने कहा रिश सिरिज काकन मुसलमान गोबरगनस कुर बटस पर जुफिदा खुद गोज हुए। अब्दुल कुदूस गोजवारी को यहाँ के मुंतजिमीन ने महाराजा के पास भेजा कि हमको तंग किया है पठानों ने, आप आ जाइए संभालिए। और बानहाल से वो पार गया। वो भी माजूर ने कहा है लोद बाज पंडित कल्ब परा नूर जमाल, नूर जमाल उस परा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तिकाई थकान उस खसनस ताप के टॉप पर पहुंचाया, फिर वो नीचे उतरा। ही उसको जाना था महाराजा रंजीत सिंह को कहने के लिए आप चढ़ाई करो कश्मीर पर, हमको पठानों ने जुल्म किया। और इसमें उस वक्त के मुसलमान तो सही बात है। सुनिए, अब्दुल कुदूस गोजवारी ने ये पैगाम महाराजा रंजीत को देने के लिए वो चला गया। तो ये जो है क्या कहते हैं बीरबल दान, बहुत आपको ये बहुत और ये है कि माजूर ट्रिब्यूट करता था शो पता जुबा का सीरीज काकर मुसलमान गोबर ग्रंथ पत्पो नखयात कोर बटस पर जू खुदा खुद गोजवरी ने पंडित का मैसेज पहुंचाने के लिए वो चला गया, अपने अयाल को यहाँ रखा। लेकिन बीरबल दर के दामाद ने शैतानी की, उसने पठानों को बताया तो कुदूस गोजवारी का सारा अयाल उन्होंने मार दिया। तो कहीं पे आपको नहीं लग रहा है कि जो यहाँ की पॉलिटी है कश्मीर के, खासतौर पर कश्मीर के, जिन्होंने अपने वोट बैंक्स कहीं और ढूंढने, वो क्यों नहीं इस कंपोजिट कल्चर की बातें करके हमारे माथों से ये बदनामी का, जैसे आपने बातें की खुद गजवारी की, मतलब मैं भी मुस्तफीद हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। ग्रेट करेक्ट। ये खुद गजवारी जैसे शख्स मेरे ख्याल में हर एक कश्मीरी है, हर कश्मीरी खुद गजवारी है, और हर कश्मीरी चाहे पंडित हो या मुसलमान, मैंने बहुत गौर से देखा आपस में ये अभी तक भाई। देखिए हमारा जो कल्चर है आपस में करीब होने का, वी आर टुगेदर, और आज भी ये फलक्रम अपनी जगह है। बात को आज दूसरे रंग में है। अभी आज मैंने एक पंडित जी से बात की, मैंने उनको तकलीफ दे दी थी, मिस्टर पजनू, उनके वालिद साहब मेरे दोस्त थे। वो सफ़ा कदर से पैदल निकलता था, और उसको उस ज़माने में खौफनाक ज़माने में मैंने पूछा तो उनके साथ दोस्ती हो गई, मुझे पता लग गया वो पैदल चलते हैं। तो उनको मैंने घर बुलाया, शायद गाड़ी भेज दी। तो बड़े पजनू साहब ने मुझे कहा कि मैं तो बस आप कैसे जाते थे आपका, उसने कहा कि मुझे बटमालू में अब्दुल रहीम दोस्त होता था, तो वो चल के आते थे सफ़ा कदर से या अपने पुराने साइकिल पर। उनको मैंने पूछा आप आते कैसे थे उस ज़माने में, अभी तो ख़राब हालात थे 90 में। उनने कहा मैं घर से निकलता था, हमारे अब्बास अंसारी का हमसाया वो, उधर एक मंदिर है बड़ा खूबसूरत मंदिर, एक दरख्त उगता है मंदिर के छत के बीच में से, वो भी देखने गया मैं। इसलिए मैं कहता हूँ मंदिरों का मुझे बड़ा शौक है देखने का, क्या लाइफ है। तो उस वक़्त मुझे उन्होंने कहा कि मैं चल के जाता था, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, कभी साइकिल पर जाता था। और उसने कहा इतना ही नहीं किया मैंने, सुनिए अब्दुल रहीम मेरा दोस्त था, उसको हमसाया आगे एक गुंडे मिलिटेंट है, मगर ये माँ बाप रोते हैं, इनको तुम छुड़ाओ। और इधर एक कश्मीरी पंडित आ गया कर्नल, वो था काबू साहब, काबू आर्मी का, हमारा कश्मीरी पंडित। अच्छा, वो कश्मीरी पंडित आर्मी का कर्नल था। इधर क्या कहते हैं ये जो ये नीचे है ना पीरबाग के नीचे क्या है, क्या से बना पीरबाग बन के क्या ये तक चौक छो हुमामा, नहीं हुमामा से नीचे, पीरबाग से नीचे जो चौक है ये होकुन खसान से बागा। अच्छा बागा। तो बागात में वो ब्रिगेडियर था या कर्नल था, मुझे नहीं याद। तो मुसलमानों ने बटमालू में इसको कहा पजनू को,
Zo'n doos op de hinder zijn, je mag je met tank aan. Je mag je milten. Is gerookt, patten daar een paar, je wat terug. Je moet er te mooi. तो कीर्तन परवाई उसने 5 मिलिटेंट्स को साथ उठाया और जो पंडित जी यहाँ अफसर थे कर्नल या ब्रिगेडियर काबू साहब उसको ले गया बागात में रहते थे वो ना मतलब ऑफिस था तो पजनू ने 5 मिलिटेंट्स को साथ लिया और उसको कहा कि वो भी था उब्दुर्रहीम भी उनको कहा कि इन्होंने ये मिलिटेंट हो गए थे इनने बंदूक उठाई थी मैंने इनको समझाया ये रास्ता गलत है आप भी माफ़ी मांगते हैं तो इनको माफ़ करके मैं सीने से लगाता हूँ मैं पालूंगा मगर आप इनको बुलाइए नहीं थाने पर ये डरते हैं और उसको समझाया मुझ पर भरोसा करो इनको हम मेन सिटी में लाएंगे समझाएंगे हमारे बच्चे और उस वक़्त के जो कर्नल जो थे काबू साहब कश्मीरी पंडित तो उनसे उसने पजनू ने वादा लिया उसी के फर्जंद से वो आज में मिला याद आ रही थी पजनू वेरी ग्रेट मैन काबू साहब जिंदा है नहीं वो तो पधारे हैं मेरे दोस्त थे उनका बेटा आज मुझे मिला उनका नाम है सतीश ये जो है पजनू तो बहुत अच्छा काम करने वाला ताजिर है वगैरह तो मैंने उनको कहा आज मुझे मुलाकात के लिए आ जाओ मैंने उसको बताया कि मैं हर मंदिर में जाना चाहता हूँ आप कोशिश करो कोई पंडित मेरे साथ आ जाए तो ये जो मेरी बात है ये सब कश्मीरी की बात है इधर कोई दूरी नहीं है कश्मीरी पंडित्स एंड मुस्लिम्स आर वन वी हैव a joint history of 5,000 years. हम अब हिंदुस्तान के किसी इलाके में ये मैं रिसर्च से बताता हूँ कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में जहाँ 5,000 साल की तारीख रिटन हो कलाना ने पुराने जमाने की बातें बताई हमको मगर तारीख मौजूद मैंने भी रिसर्च कलाना वाज द फर्स्ट टू टेल अस द स्टोरी एंड देन यूना राजा कलाना मगर वो उसने नए ज़माने के लिए बताया और पुराने ज़माने की बात बताई कुल मिला के हमारे पास 5,000 साल की तारीख रिटन है नीलमत पुराण से अभी ये इकबाल अहमद रिसर्चर अच्छा है शायद रिटायर हो गया कौन इकबाल अहमद एक है इकबाल जो ग्रेटर कश्मीर में भी वो कॉलम लिखता है वो कॉलम मैं जानता हूँ उसको कॉलमिनिस्ट बहुत अच्छा तो वी हैव जिस वक्त लिविंग जो हेरिटेज जानता है तो वी हैव बीन टुगेदर और हमारी जो रिटर्न तारीख है 5,000 साल की हिंदुस्तान के किसी प्रांत में नहीं है वी शुड फील प्राउड ऑफ दिस और उसी को मैं खंगालता रहूँगा आपकी मदद से नहीं और आप खुद रिसर्च करते हैं ये देखिए आज की इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।